उस 200 साल पुरानी लेगेसी को यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उदंत मार्तंड से प्रारंभ हुई जो यात्रा थी, जो आज YouTube, ट्विटर तक आ पहुंची है, इस पूरी यात्रा में कौन से ऐसे पड़ाव आए और इन तमाम पड़ावों के प्रमुख बिंदुओं पर पिछले 2 दिन में बहुत गहन चर्चा हुई। इन चर्चाओं के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के यह जो सत्र है, इस सत्र में हमारे साथ दक्षिण एशियाई देश सार्क जर्नलिस्ट फोरम ये संस्था भी साथ में है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। दक्षिण एशियाई देश जिनकी एक साझी विरासत है, इस साझी विरासत जो हमारी हमारी जो भू धरोहर है, जहाँ हिमालय है, जहाँ नीचे हिंद महासागर है, जहाँ मानसून है, जहाँ खेती है, जहाँ त्योहार है, ये हम सबके साझे हैं। और यह जो हमारी जियो लेगेसी है, ये जियो लेगेसी ही सिर्फ जियो पॉलिटिक्स क्रिएट होती है, भू राजनीति सर्जित होती है। तो ये जो हमारी साझी धरोहर है, यही पर है राजनीति भी होती है, और जिसमें सर्वाधिक प्रमुख हमारा ध्येय है शांति स्थापना और सद्भाव। शांति स्थापना और सद्भाव का लक्ष्य लेकर के सार्क जर्नलिस्ट फोरम पिछले अपनी स्थापना के वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है। और इन कार्यों के दौरान केवल संगोष्ठियां और सेमिनार में हमारी शरीकता ही नहीं है, इस शरीकता के जरिए हमारे कुछ बिंदु निकलते हैं, जिन बिंदुओं को ज्ञापन के जरिए भेजा जाता है सरकारों को, इस मंथन को भेजा जाता है। दूसरा हमारा जो कार्य है वो यह है कि जहां जहां पत्रकारों पर हमले होते हैं, जिस भी देश में, वहां पर आधिकारिक रूप से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजू लामा जी, उनकी अगुवाई में कार्यवाही की मांग की जाती है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, और या फिर श्रीलंका। और श्रीलंका के हमारे जो साथी हैं राहुल समांथा, उन्होंने बड़ी घनघोर लड़ाई की, संघर्ष किया अपने देश में, श्रीलंका के संघर्ष के दिनों में और आज भी, जिसमें यह संस्था साथ खड़ी रही, और उनके उसी प्रयासों को सम्मानित करते हुए वर्तमान समय में उनको राष्ट्रपति सम्मान दिया गया। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं सब के मद्देनजर यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में पीस मेकिंग संस्था के तौर पर हमारी सार्क जर्नलिस्ट फोरम को नामित किया गया पिछले वर्ष और इस वर्ष श्री राजू लामा जी हमारी नुमाइंदगी के लिए वहां पर उपस्थित है इस समय। तो कुछ हमारी जो संस्था है, इसका जो मैंने परिचय दिया, उसमें जो पत्रकारिता है वह हमारी साझी लड़ाई। उदंत मार्तंड की आज हम जो बात कर रहे हैं कि कलकत्ता जो हिंदी प्रदेश नहीं है, वहां पर अगर हिंदी का अखबार निकल रहा है कानपुर के व्यक्ति के द्वारा, इसका मतलब है कि हिंदी की कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उपस्थिति यहाँ पर रही होगी।
और उदंत मार्तंड से उसको बल मिला होगा। इसीलिए बंग दूत भी उसके तुरंत बाद निकलता है राजा राममोहन रॉय द्वारा, जो फारसी, बांग्ला और हिंदी में निकलता, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़ी ज़रूरी बात है कि राजा राममोहन रॉय द्वारा यह तो बंग दूत की ज़रूरत महसूस हुई हिंदी में। और यही स्थिति अगर हम देखें कि हमारे पंजाब, हमारे पाकिस्तान तो समय लाहौर तो भारत का ही हिस्सा था, कोहिनूर अखबार वहाँ से निकलता है, क्रॉनिकल 1837 में कोलंबो से निकलता है। यानी हमारी जो समस्याएं थी अंग्रेजी साम्राज्यवाद, वो हम सब उसी अम्ब्रेला के नीचे थे, उसी छाते के नीचे थे। तो हमारे संघर्ष साझे रहे। उस साझे संघर्ष में कैसे हमें लड़ना है अपनी अपनी मातृभाषाओं के साथ, यह चीज हम पूरे दक्षिण एशियाई देशों को जोड़ती है। तो इसी दृढ़ता को, इसी प्रतिज्ञा को लेकर के हम सब, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो पत्रकार हैं, उन्होंने वो एसाइलम में है, वो दूसरी जगहों पे उन्होंने शरण ली हुई है। यूरोप के देश, मुझे वो देश याद नहीं आ रहा, जहाँ से वो महिला पत्रकार जो है अफगानिस्तान की, वो हमसे जुड़ती हैं। मैं पहले यह भी सोच रही थी कि यहाँ पे प्रोजेक्टर की ऐसा कुछ होता तो हम उन सब लोगों को यहाँ पे जोड़ पाते, लेकिन तो वो सब लोग अपने अपनी जगहों से, अपने अपने स्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं और उन सबकी आवाज़ें हम सब एक आवाज़ में मिल रहे हैं। तो यही एक हमारा कल्चर है सार्क जनरल फोरम का, और उसी से ही जुड़ी हुई एक और हमने एक छोटी संस्था या बड़ी संस्था उसके साथ जुड़ी है, वो है सार्क राइटर्स फोरम। सार्क राइटर्स फोरम जो कि लेखकों से जोड़ा हुआ है। यहाँ मैं बताना अप्रासंगिक नहीं होगा, जब मेरे पिताजी की जन्म शताब्दी हम मना रहे थे 2024 में, जब 100 साल के हुए, तो नेपाल से तकरीबन 35 सदस्यीय दल केवल उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए दिल्ली में आए थे। और यह भी कहना प्रासंगिक ही होगा कि उसमें चूंकि रामदर्श मिश्र न्यास द्वारा हम 2 युवा रचनाकारों को पुरस्कार देते हैं, तो उसमें कविता पे जिसको पुरस्कार मिला था राम कुमारी को, वो नेपाली मूल के ही रहे। तो ये भी एक संयोग ही था। तो उस दृष्टि से मैं संजीव जी से बात कर रही थी कि भारतीय हिंदी हमारी जो अध्यापक प्राध्यापक परिषद है, क्या वो भारत की सीमाएं भी लांघेगी? आमंत्रित कीजिए हम लोगों को। जी, अभी फैसला करेंगे हम। जी, कौन से देश में जाना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर दुबे जी से ही मैं बात करके कि मैं संकेत जरूर करूँगी, लेकिन मैं इस पर अंतिम हम जो बात है वो बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है, और मैं इसी सिलसिले में हमारे अध्यक्ष शंभुनाथ सर से भी बात कर रही थी, तो हमें अभी जो एक हम नाम ले रहे हैं वो श्रीलंका और फिर नेपाल की, क्योंकि श्रीलंका में भी हिंदी विभाग है और वहाँ पर जो प्राध्यापिका हैं वो हमारे सार्क राइटर्स फोरम के अध्यक्षा भी हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसकी संभावनाएं तलाश करके दुबे सर से अनुमति ले करके तो इस पर आगे कुछ विचार करेंगे। और हमारे इतने अग्रज सब लोग बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति भी इस विमर्श में सहायक सिद्ध होगी। तो ज़्यादा बात न करते हुए फिर से पिताजी की एक कविता मुक्तक सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि जो पत्रकार है कि जैसे बात एक लाइन कह के कि उदंत मार्तंड बंद होता है,
डाक व्यय, अत्यधिक डाक व्यय का खर्च से, यानी अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा पोस्टेज स्टैम्प की लगा दी थी, जिसके कारण वो वह नहीं कर पाए और उदंतमार्दन बंद हो जाता है। और आज भी वे स्वतंत्र रूप से या वे पत्रकारिता के जहाँ पर अच्छी खबर, निष्पक्ष खबर निकल रही है, वो एल्गोरिथम के मार से समाप्त हो जाती है, क्योंकि कंपनियां उस जो पूरी आईटी कंपनी है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देती एल्गोरिथम के कारण। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे विभिन्न परिस्थितियों में पत्रकार और लेखक दोनों अपनी मशाल जलाए रखेंगे। अच्छे बुरे का ढेर है, चुनिए कि न चुनिए, अच्छे बुरे का ढेर है, चुनिए कि न चुनिए, औरों की हंसी के लिए बुनिए कि न बुनिए, पर भर के अपने स्वर में जमाने के लिए ख्वाब, गाता रहूंगा गीत में, सुनिए कि न सुनिए।